गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? स्टडीज़ कैसी चल रही है आपकी? अच्छी? चलो कंटिन्यू करिए अपनी स्टडीज़। अपने जो टॉपिक्स हैं, अपने जो सब्जेक्ट्स हैं, उसको आप रिव्यू कर सकते हैं इस टाइम में। आपके पास टाइम है और कोई गेट की प्रिपरेशन कर रहा है या कोई पब्लिक सेक्टर के लिए प्रिपरेशन कर रहा है तो टेक्निकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। टेक्निकली जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनको आप रिवाइज कर सकते हो, उनको रिव्यू कर सकते हो। यहाँ आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करते हैं वो है राउटर्स एंड आईपी प्रोटोकॉल। इन दो टॉपिक के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो इसमें देखिए कि ये लेयर्ड आर्किटेक्चर देखिए इंटरनेट के अंदर जो यूज़ होता है, या आप ये कह सकते हो कि www के लिए जो लेयर्ड आर्किटेक्चर है वो ये है: एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर और नेटवर्क लेयर और फिजिकल लेयर। मैंने आपको पहले ही बताया था टीसीपी के लिए 5 लेयर्स यूज़ होती हैं। ये यहाँ ट्रांसमिशन साइड में और ये यहाँ ये सेंडर साइड में, ये रिसीवर साइड में। तो इस तरीके से ये यहाँ HTTP मैसेज होगा, यहाँ ट्रांसमिशन इस लेवल पे ट्रांसमिशन होगा TCP पैकेट का, यहाँ होगा IP डाटाग्राम का, यहाँ होगा ईथरनेट फ्रेम। तो जनरली कन्फ्यूजन ये रहता है कि क्या ये HTTP मैसेज डायरेक्टली सेंड हो रहा है, क्या ये TCP पैकेट डायरेक्टली सेंड हो रहा है? नहीं, जो होगा तो वो फिजिकल नेटवर्क के थ्रू ही सेंड होता है। लेकिन क्या होगा कि यहाँ ये लेयर्स, दीज लेयर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू मेक द डेटा रेडी टू ट्रांसमिट। ठीक है, ये अपना अपना कुछ उसमें हेडर ऐड करते जाते हैं और उसके बाद वो क्या होगा, एक फाइनल एक फॉर्म में आएगा जिसकी फॉर्म में वो ट्रांसमिट किया जाएगा। और रिसीवर एंड के ऊपर जब रिसीव होगा तब भी वो प्रोसेस रिवर्स चलेगा। ये पूरा अगेन मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि एक लेटर को टाइप किया, लिखा जाता है, उसके बाद एनवेलप में डाला जाता है, उसके बाद उसको पोस्ट बॉक्स में डाला जाता है। इस तरीके से जो एक बार फॉरवर्ड प्रोसेस है, जब वो लेटर रिसीव होता है डेस्टिनेशन के ऊपर, डेस्टिनेशन पोस्ट ऑफिस के अंदर, तो वहाँ से फिर वो दोबारा सेम रिवर्स में वो प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ चलता है। रूटिंग क्या होती है? रूटिंग होती है द डाटा मे बी रूटेड बाय द न्यूमरस नोड्स कॉल्ड राउटर्स। जो रूट का मतलब कि उसको एक रास्ता देना पड़ता है, उसको एक पाथ प्रोवाइड करना पड़ता है। तो नेटवर्क ए है और एक नेटवर्क बी है। जब भी हम दो नेटवर्क्स के बीच में जब कनेक्शन करते हैं तो वो राउटर्स के थ्रू करते हैं। जब दो नेटवर्क, एक नेटवर्क ये है और एक नेटवर्क ये है, तब हम राउटर्स का यूज़ करते हैं। तो दीज आर राउटर्स। प्रोटोकॉल लेयरिंग, रूटिंग के अंदर प्रोटोकॉल लेयरिंग क्या यूज़ होती है? वही जो मैं अभी बता रहा था, एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, लिंक लेयर। अब ये यहाँ पे क्या है, पहले हमने इसको डायरेक्टली कनेक्ट कर रखा था इससे, लेकिन अब क्या है एक्चुअल में, ये रूटर के थ्रू जाएगा। रूटर के थ्रू जाएगा तो रूटर का अपना एक IP एड्रेस होता है, उस IP एड्रेस को यूज़ करेगा और यहाँ पर आपको नेटवर्क लेयर और डाटा लिंक लेयर यहाँ मिलेंगे आपको। ठीक है, तो इनका ये यूज़ करेगा और उसके बाद ये नेक्स्ट फिजिकल लेयर। तो 3 लेयर होती है इसमें, नेटवर्क लेयर, लिंक लेयर और उसके बाद क्या है, फिजिकल लेयर तो होती है जिसके थ्रू ये कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो क्या है कि अब जो एक नेटवर्क का दूसरे नेटवर्क से कनेक्शन हो रहा है वो रूटर के थ्रू हो रहा है यहाँ कनेक्शन। अब क्या है देखिए कि यदि हमें पाथ चेक करना हो तो कि पाथ कैसे चेक करना है, क्योंकि रूटर्स तो यहाँ लगे हुए हैं आपके, ये लगे हुए, ये लगे हुए, ये लगे हुए, ये इस तरीके से आपके लगे हुए हैं। तो कैसे कौन सा पाथ फॉलो किया जाएगा वो कैसे पता लगेगा? वो पता लगाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, वो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा यहाँ पे। determining the path that packets should take in going from one host to another host is called routing. routing क्या होता है? routing की डेफिनेशन तो अब आई है कि वो पाथ, पैकेट्स के लिए वो पाथ डिटरमाइन करना जो एक होस्ट से दूसरे होस्ट तक जाने के लिए फॉलो करना पड़ेगा, पैकेट्स को फॉलो करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं हम रूटिंग। A graph can be used to
रिप्रेजेंट ए नेटवर्क, एक नेटवर्क को रिप्रेजेंट करने के लिए एक ग्राफ यूज कर सकते हैं। कौन सा? ये ग्राफ, ये एक ग्राफ है जो हम यूज कर सकते हैं। द नोड्स कोरेस्पॉन्डिंग टू द फिजिकल नोड्स एंड द एजेस कोरेस्पॉन्ड टू द नोड कनेक्शंस। जो यहाँ ये जो बीच में दिए हुए हैं ये क्या है? फिजिकल नोड्स हैं, और ये जो है ए और एफ, ये क्या है? ये फाइनल नोड्स हैं, फाइनल कनेक्शंस हैं, फाइनल डेस्टिनेशन और सेंडर और रिसीवर हैं, आप ये कह सकते हो। तो यहाँ देखिए इनका हर एक पाथ का कुछ वेट होता है। इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 3 है, इसका 2 है, इसका 1 है, इसका 1 है, ठीक है, इसका 2 है, इसका 1, इसका 5। ये जो पाथ दिया जाता है तो क्या होगा कि देखो कैसे है ये 2 3 5 इस तरीके से 1 1 2 पाथ टोटल एक्यूमुलेशन है, एक्यूमुलेट किया हुआ है यहाँ पे। ये 2 + 3 = ये क्या होगा? ये 5। ये मतलब ये पाथ फॉलो करेगा, टोटल इसका लोड क्या है? 5। अब ये पाथ फॉलो करेगा तो क्या है? 1 1 1 और 1 को ऐड कर दे 2 आ जाएगा। अब यहाँ से फॉलो करेगा तो ऐड होता चला जाएगा। देखिए यदि ये पाथ फॉलो करेगा तो ऐड होता चला जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब इसका एक बेसिक सा रूल है, वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि कैसे पाथ होते हैं, ये कैसे नंबर दिए जाते हैं, वो मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ। एक एडिशनल स्लाइड ऐड कर लेता फिर बताता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ से आप देखेंगे कि सपोज करो ये यहाँ पर मैंने नोड्स ले लिए, ये नोड ले लिए। एक रूल होता है कि जब भी कोई डाटा किसी नोड से बाहर निकलता है तो 1 लोड लेता है वो, और जब कोई किसी में एंटर करता है तो वो 0, उसको 0 कंसिडर करता है। ये इसमें एंटर कर रहा है तो यहाँ नहीं, तो इसका लोड कितना होगा? 1 होगा, ठीक है, इसका लोड कितना होगा? 1 होगा। अब यहाँ से यहाँ पे जाएगा तो 1 लोड ये होगा, यहाँ से यहाँ जाएगा तो 1 लोड ये होगा, इस तरीके से ये लोड होगा। अब यहाँ से यहाँ जाएगा तो 1 लोड ये होगा, यहाँ से यहाँ जाएगा तो 1 लोड। वहाँ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ये आपको कि इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ निकलेगा तो 1 लोड ये होगा। अब देखिए जब कोई, अब इस तरीके से यहाँ से यहाँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ। अब सपोज करो कोई ये पाथ फॉलो करना है। अब ये पाथ की बात कर रहा हूँ, ये पाथ फॉलो करना है, ठीक है। यहाँ से 1 हुआ, यहाँ से 2 हुआ, 2 के बाद यहाँ से 3 हुआ, उसके बाद यहाँ से 4 हुआ। तो इट मीन्स यदि ये पाथ फॉलो किया जाएगा तो इस पाथ का टोटल लोड 4 है, ठीक है। और अब देखिए यदि इसको फॉलो किया जाएगा, यदि यहाँ से फॉलो किया जाएगा सपोज करो, तो इसका लोड कितना है? इसका 1 हुआ, इसका 1 हुआ, इसका 1 हुआ, तो टोटल कितना हो गया? 3 लोड हो गया, इस पाथ का 3 लोड हो गया। अब देखिए यदि इसको फॉलो किया जाएगा तो क्या होगा? इसका भी 3 होगा, 1 इसका, 1 इसका और 1 इसका, 3 होगा। तो क्या है कि जो रूटर है उसका काम ये है कि लोड के अकॉर्डिंग जो उसका वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग वो ये देखे कि कौन सा पाथ उसको शॉर्टेस्ट पड़ेगा, उस शॉर्टेस्ट पाथ को वो फॉलो करेगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाइज नहीं, शॉर्टेस्ट इस लोड के वाइज उसका क्या है कि हर एक पाथ का एक लोड डिसाइड किया जाता है। जैसे आपने यहाँ देखा होगा किसी का लोड 3 है, किसी का 2 है, किसी का 1 है, किसी का 2 है, किसी का 1, किसी का 3, ठीक है। इस तरीके से लोड होता है। ये लोड डिसाइड करने के लिए कुछ टेक्निकल फैक्टर्स होते हैं, उनके बेस पे ये डिसाइड किया जाता है। उसके बाद फिर क्या है कि टोटल लोड देखा जाता है कि कितना टोटल लोड है। रूटिंग एल्गोरिदम्स क्या है कि रूटिंग का मेन बैकबोन जो है, जो उसका हार्ट है, वो है रूटिंग एल्गोरिदम। 2 तरह के रूटिंग एल्गोरिदम होते हैं। एक तो होता है ग्लोबल रूटिंग एल्गोरिदम, जो क्या करते हैं कि पूरे नेटवर्क को कंसिडर करते हैं, पूरे नेटवर्क की नॉलेज उनके पास होती है जब भी वो कोई सिलेक्शन करते हैं। तो
जब भी कोई वो रूट का सिलेक्शन करते हैं, जब भी कोई पाथ का सिलेक्शन करते हैं, तो उसके पास पूरे रूट की नॉलेज होती है, पूरे नेटवर्क की नॉलेज होती है। दूसरा क्या है, डिसेंट्रलाइज एल्गोरिदम। उसके अंदर क्या होता है कि ये जो लोकल उसके इंफॉर्मेशन होती है, इट कैलकुलेट्स द लीस्ट कॉस्ट पाथ इन एन इटरेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव मैनर। आइट्रेशंस होती हैं, उसके अंदर उसके बेस पे ये जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो कंसिडर करता है, वो कैलकुलेट करता है। तो ये इटरेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव मैनर है क्या, इसके बारे में बात करते हैं अब। इसमें क्या होगा कि इनिशियली किसी भी नोड को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होगी, अपने अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होगी। अब जो कोई भी नोड है उसके साथ जो लिंक्स लगे हुए हैं, सिर्फ उनको उन्हीं का लोड पता होगा और किसी का लोड नहीं पता होगा। तो क्या होगा, जब आइट्रेशन स्टार्ट होंगी, जब ट्रांसमिशन स्टार्ट होगा, तो वो क्या करेगा कि जो उसके साथ कनेक्टेड है उसमें से जो लीस्ट लोड है वो वहाँ उस लिंक के ऊपर डाटा सेंड कर दे। नेक्स्ट है द रूटिंग एल्गोरिज्म कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड एज, किस तरीके से, स्टैटिक और डायनेमिक के बेस पे भी। रूट्स चेंज वेरी स्लोली ओवर द टाइम, यूजुअली वाया मैनुअल इंटरवेंशन। जो स्टैटिक के अंदर जो चेंज होंगे वो मैनुअली चेंज होंगे। स्टैटिक रूटिंग की बात करें तो उसमें मैनुअली चेंज करना पड़ेगा। और डायनेमिक रूटिंग के अंदर क्या है कि वो बहुत फास्टली चेंज होते हैं और ऑटोमेटिकली चेंज होते हैं। चेंज रूटिंग पाथ्स एज नेटवर्क ट्रैफिक लोड्स और द टोपोलॉजी चेंजेस। जैसी टोपोलॉजी कोई चेंज होती है तब, या टोपोलॉजी चेंज होने का मतलब क्या है कि कोई और कनेक्शन आ गया या कुछ और उसमें नोड्स ऐड कर दिया आपने, तो अपने आप उसके अंदर चेंज आ जाएगा। या रूटिंग ट्रैफिक लोड चेंज हो गया और नेटवर्क के ऊपर ट्रैफिक लोड चेंज हो गया, तो वो डायनेमिकली मीन्स अपने आप वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। स्टैटिक के अंदर ऐसा नहीं होता, स्टैटिक के अंदर आपको मैनुअली वो चीज़ करनी पड़ेगी। रूटिंग एल्गोरिदम्स, टू टाइप के एल्गोरिदम्स हैं, डायनेमिक ग्लोबल लिंक एल्गोरिदम और डायनेमिक डिसेंट्रलाइज्ड डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिदम। तो इसके अंदर देखिए कि मैंने स्टैटिक और डायनेमिक बताए थे। तो स्टैटिक तो मैनुअली होता है, उसके अंदर तो कोई एल्गोरिदम की ज़रूरत नहीं होती। जो डायनेमिक होता है उसके अंदर एल्गोरिदम की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है। दैट इज़ सॉफ्टवेयर बेस्ड। तो जब सॉफ्टवेयर बेस्ड है तो वहाँ कोई ना कोई एल्गोरिदम फॉलो करना पड़ेगा, और वो एल्गोरिदम जो फॉलो करना पड़ेगा वो क्या है, तो ये मैंने बताया आपको। फर्स्ट है डायनेमिक ग्लोबल लिंक, और उसके बाद क्या है डिसेंट्रलाइज। इसको डिसेंट्रलाइज का एग्जांपल है डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिदम। हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे इसके। उसके बाद डिफरेंस क्या है, हब, स्विच और रूटर के अंदर क्या डिफरेंस है। स्विच एक जनरल टर्म है, जहाँ भी कोई भी स्विचिंग का काम होता है, या जहाँ भी कोई शिफ्टिंग का काम होता है, कोई लाइन शिफ्टिंग का काम होता है, वहाँ हम स्विच वर्ड यूज़ करते थे। स्विच इज ए जेनरिक टर्म फॉर द डिवाइस दैट स्विचेस द डाटा। एक जनरल टर्म है, एक जेनरिक टर्म है, बहुत जनरल वर्ड है। तो क्या है, जहाँ भी शिफ्टिंग का काम होता है कि एक लाइन पर जा रहा है, वो एक लाइन से दूसरी, जहाँ मल्टीपल पाथ्स अवेलेबल है और हमें एक पाथ सेलेक्ट करना है, ठीक है, तो वहाँ आप उसको एक स्विच वर्ड बोलते हो। तो दिस इज ए वेरी जेनरिक टर्म। हब क्या है, हब इज लिंक लेयर स्विच। डाटा लिंक लेयर में जो स्विच यूज होता है उसको हब बोलते हैं, डाटा लिंक लेयर के साथ जो यूज होता है। तो ये नोड टू नोड कनेक्शन के काम आता है। इट ऑपरेट्स ऑन द इंटरनेट फ्रेम, एथरनेट फ्रेम्स के ऊपर काम करता है। और L2 स्विच यूज होता है इसके अंदर, और यूजेस फिजिकल एड्रेस, मैक एड्रेस इसमें यूज होते हैं, फिजिकल एड्रेस यूज होते हैं, और डाटा लिंक लेयर के ऊपर यूज होता है। उसके बाद क्या है, ब्रिज। ब्रिज दो लेंस को कनेक्ट करने का काम आता है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। दो लेंस को कनेक्ट करने के लिए आप ब्रिज का यूज़ करेंगे। यदि आप लेंस ब्रिज यूज़ नहीं करेंगे तो उसका कोलिजन जो लोड है वो बढ़ जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा, और यदि आप उसके बीच में ब्रिज यूज़ करेंगे तो कोलिजन लोड कम हो जाएगा उसका। तो प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट होता है, कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं उसके इंडिपेंडेंट होता है, और ऑपरेट्स ऑन एथरनेट फ्रेम्स, एथरनेट फ्रेम पे ही काम करता है ये। और L2 स्विच यूज़ होता है, यूज़ फिजिकल एड्रेस, मैक एड्रेस यूज़ करता है।
तो मैक ये जो चीज़ है L2 स्विच इसमें यूज़ हो रहा है, यहाँ भी यूज़ हो रहा है, और यूज़ फिजिकल एड्रेस यहाँ भी और यहाँ भी है, ठीक है। और ये जो है वो इथरनेट फ्रेम्स के ऊपर काम करता है, ये भी इथरनेट फ्रेम्स के ऊपर काम करता है। लेकिन क्या है कि ये जो दो लैन को जोड़ने के लिए काम आता है, और यहाँ जो है हब वो नोड टू नोड के काम आता है। ये इसके अंदर डिफरेंस है। रूटर क्या है? रूटर इज ए नेटवर्क लेयर स्विच, होस्ट टू होस्ट। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, होस्ट टू होस्ट ये करता है, ये रूटर का काम है। इसको L3 स्विच भी बोलते हैं, और नेटवर्क एड्रेस यूज़ करता है ये। अब तक जो हमने बात की थी तो वो क्या यूज़ कर रहे थे? फिजिकल एड्रेस यूज़ कर रहे थे। यहाँ पर नेटवर्क एड्रेस यूज़ करेंगे, और ऑपरेट्स ऑन पैकेट्स। इससे पहले हम जो बात कर रहे थे, देखिए ये लैन पे काम कर रहा था और ये यहाँ पर नोड पे काम कर रहा था। यहाँ जब हम बात करेंगे तो वो क्या करेगा? पैकेट्स पे काम कर रहा है। गेटवे क्या है? गेटवे फिर एक जेनरिक टर्म है जो इंटर नेटवर्किंग सिस्टम के काम आते हैं। मीन्स दो नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए जो बीच में जो डिवाइस लगते हैं उसके लिए एक जेनरिक वर्ड है गेटवे। और ये आप कह सकते हो रूटर इज ऑल्सो ए गेटवे, यदि हमें उस जेनरिक वर्ड पे चलता हूँ तो। कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, वो सॉफ्टवेयर बेस्ड भी हो सकता है, हार्डवेयर बेस्ड भी हो सकता है, या दोनों का कम्बिनेशन भी हो सकता है। कैन ऑपरेट एट एनी लेवल ऑफ OSI मॉडल फ्रॉम एप्लीकेशन प्रोटोकॉल टू लो लेवल सिग्नलिंग, ठीक है, कहीं पर भी ये काम कर सकता है। तो इट मीन्स ऑल गेटवेज आर नॉट द रूटर्स, ये ध्यान रखना, ऑल गेटवेज आर नॉट द रूटर्स, बट रूटर्स कैन बी कॉल्ड एज गेटवे, ठीक है। तो ये इसका यहाँ है। अब रूटर्स इन TCP/IP मैनी मशीन्स ऑन द सेम नेटवर्क कैन बी contacted directly, but machines on another network must be contacted through a router or a gateway। कि ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि जब आप दो नेटवर्क को कनेक्ट कर रहे हैं तो आप रूटर के थ्रू ही करोगे। एक नेटवर्क के अंदर मशीन्स डायरेक्टली कनेक्ट हो सकती हैं, लेकिन जब आपको नेटवर्क से बाहर की दो मशीन्स कनेक्ट करनी है, मीन्स नेटवर्क ए की एक मशीन और नेटवर्क बी की एक मशीन, तो आपको रूटर यूज़ करना पड़ेगा, गेटवे यूज़ करना पड़ेगा। रूटर इज ए स्पेसिफिक डिवाइस, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कुछ भी हो सकती है, दोनों का कम्बिनेशन भी हो सकती है, दैट फॉरवर्ड्स ए ट्रांसमिशन फ्रॉम ए लोकल नेटवर्क टू अदर नेटवर्क्स। जो एक लोकल नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर ट्रांसमिशन को पॉसिबल करता है, वो फिजिबल करता है। रूटर इज अनदर डिवाइस ऑन द नेटवर्क, इट नीड्स टू हैव इट्स ऑन इंटरनल IP एड्रेस। इसका अपना एक IP एड्रेस होता है, वो मैं प्रीवियस स्लाइड में बता भी चुका हूँ कि IP एड्रेस उसका अपना होगा। उसके अंदर 3 लेयर्स भी होती हैं, डाटा लिंक लेयर होती है, फिजिकल लेयर होती है, और नेटवर्क लेयर होती है। तो यहाँ तक हमने रूटर्स पढ़ा। रूटर का बेसिक इंट्रोडक्शन आपने यहाँ हमने डिस्कस किया। और भी इसके अंदर डीप में जा सकते हैं, लेकिन अभी हम डीप में नहीं गए। हम एल्गोरिदम्स को और डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये इतना सफिशेंट था। आगे देखिए, TCP/IP इंटरनेट की बात करते हैं, IP की बात करते हैं। पर्टिकुलर TCP की बात हम पहले कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। तो IP की बात करते हैं, तो IP का मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो IP प्रोटोकॉल बोलना एक तरीके से मिस्टेक है, गलत है, लेकिन फिर भी समझाने के लिए अकेला IP लिखने से कई बार समझ नहीं आता, तो IP प्रोटोकॉल लिख देते हैं हम। अदरवाइज IP का अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है इंटरनेट प्रोटोकॉल की, वो अपने आप में प्रोटोकॉल ही है। IP-REF 791 एक IP का प्रोटोकॉल है। 3 लेयर्स इसमें यूज़ होती हैं। एप्लीकेशन सर्विसेज होती हैं, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज होती है, कनेक्शन लेस पैकेट डिलीवरी सर्विस होती है। कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस ये हम पहले कर चुके हैं जब मैंने स्विचिंग बताई थी। तो कनेक्शन लेस और कनेक्शन ओरिएंटेड की बात हम कर चुके हैं। जो लेयरिंग है उसका बेनिफिट क्या होता है कि हम किसी के अंदर किसी को रिप्लेस करना हो, एक सर्विस को रिप्लेस करना हो, तो दूसरे
के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक सर्विस के अंदर कोई चेंज करना हो, जैसे सपोज करो आप एप्लीकेशन सर्विस यहाँ इस लेवल पे कोई चेंज कर रहे हैं इस लेवल पे, तो यहाँ दूसरे इसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए लेयरिंग करते हैं। ठीक है, तो लेयरिंग करना इसलिए इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए ये इसकी इम्पोर्टेंस है। आईपी लेयर देखिए, आईपी लेयर का क्या काम है, बेसिक यूनिट ऑफ ट्रांसफ़र। आईपी लेयर बेसिक यूनिट ऑफ ट्रांसफ़र इन टीसीपी आईपी। ये क्या है, बेस्ट एफर्ट डज नॉट डिस्कार्ड कैप्रिसियसली। क्या है इसका मीनिंग, मतलब ये ऐसे नहीं है कि कोई पैकेट आया और उसको वैसे ही एक बार देखा कि हाँ सेंड हो सकता है, नहीं हो सकता चलो छोड़ो इसको, ऐसा नहीं है। इसको वो डिस्कार्ड नहीं कर सकता इतने इजीली, वो अपना पूरा एफर्ट करेगा, वो आईपी लेयर पूरी एफर्ट करेगी कि उसको आगे सेंड कर लिया जाए, कि उसको आगे भेज दिया जाए। अनरिलायबल, नो गारंटीज। ठीक है, गारंटी नहीं है लेकिन बेस्ट एफर्ट होगा। पैकेट में बी लोस्ट। ठीक है, आईपी की लेयर्स की बात कर रहे हैं अभी हम। पैकेट में बी लोस्ट और डुप्लीकेटेड आउट ऑफ ऑर्डर विद नो नोटिफिकेशन। पैकेट लोस्ट हो सकते हैं, डुप्लीकेट हो सकते हैं, मीन्स एक पैकेट 2 बार आ गया, आउट ऑफ ऑर्डर हो सकते हैं, कोई विदाउट एनी नोटिफिकेशन। कनेक्शनलेस होते हैं। ईच पैकेट ट्रीटेड इंडिपेंडेंटली। हर एक पैकेट को इंडिपेंडेंटली ट्रीट किया जाएगा। एक पैकेट कहीं से भेजा जा रहा है किस पाथ के थ्रू, एक पैकेट को किस पाथ के थ्रू भेजा जा रहा है, तो इस तरीके से ऐसे होगा। आईपी सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स रूटिंग। आईपी सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो रूटिंग प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो आईपी, जब मैं ओएस टीसीपी आईपी के अंदर देखता हूं तो वहां पर आपका एक टीसीपी हमने पढ़ा है, अब हम आईपी को पढ़ने जा रहे हैं। तो आईपी के ये कुछ फीचर्स हैं आईपी के, रूटिंग प्रोवाइड करना उसका काम है, और उसके बाद उसके अंदर डाटा को सेंड करने की कोशिश करेगा। और ये है कि इंटरनेट के अंदर ही, इंटरनेट के जब 2 नेटवर्क्स को आप हैंडल कर रहे हो, 2 नेटवर्क के अंदर डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, इंटर नेटवर्क डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, तब ये यूज़ होगा, अदरवाइज विद इन द नेटवर्क ये यूज़ नहीं होगा। इंटरनेट का डाटाग्राम का स्ट्रक्चर क्या है, बेसिक ट्रांसफ़र यूनिट, उसमें क्या है कि डाटाग्राम हेडर होता है और डाटाग्राम डाटा एरिया होता है। ये डाटा एरिया के अंदर डाटा ही जाएगा, हेडर के अंदर देखिए क्या होगा, फॉर्मेट ऑफ इंटरनेट डाटाग्राम, उसके अंदर क्या होगा, एक तो सबसे नीचे जो डाटा होगा, उसके बाद ये सारा क्या आ जाता है, हेडर के अंदर आ जाता है। तो ये सारा इसके अंदर होगा। ये वर्जन है, एच लेंथ, हेडर लेंथ, ये सब चीज़ मैं नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर बताऊंगा। ये सब चीज़ें इसके अंदर है। ये 0 से 4 तक क्या है, 4 से 8 तक क्या है, 8 से 16 तक क्या है, 16 से 31 तक यहाँ क्या है। इस तरीके से ये यहाँ सारा लिखा हुआ है कि कितनी बिट्स किसके लिए होती हैं, ये सारा यहाँ स्पेसिफाइड है। आईपी डाटाग्राम फॉर्मेट की जब हम बात करते हैं, वर्ज जो है वो वर्जन के लिए यूज़ होता है, कौन सा वर्जन यूज़ हो रहा है, 4 यूज़ हो रहा है या 6 यूज़ हो, IPv6 यूज़ हो रहा है। तो IPv4 जो है IPv6 एट प्रेजेंट करंट के अंदर यूज़ होना स्टार्ट हो चुका है। पहले IPv4 यूज़ होता था। एच लेन का मतलब है हेडर लेंथ। हेडर लेंथ कितनी है, हेडर लेंथ 32 बिट वर्ड्स की है, तो 4 बिट्स के अंदर रिप्रेजेंट करता है। तो उसके अंदर 32 बिट वर्ड्स आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं विदाउट ऑप्शंस 20। ठीक है, यूजुअल केस में हम 20 करते हैं और स्पेशल केस में हम उसको 32 बिट का हेडर वर्ड यूज होगा। नेक्स्ट है टाइप ऑफ सर्विस। टाइप ऑफ सर्विस क्या है कि जनरली इसको टाइप ऑफ सर्विस के लिए यूज़ करते थे इन 8 बिट्स को, लेकिन आजकल इसको क्वालिटी ऑफ सर्विस के लिए यूज़ करते हैं। पहले इसको टाइप ऑफ सर्विस के लिए यूज़ करते थे, अब इसको क्वालिटी ऑफ सर्विस के लिए यूज़ करते हैं। टोटल लेंथ क्या है, टोटल लेंथ जो आप भेज रहे हो, लेंथ ऑफ द डाटाग्राम इन बाइट्स, 16 बिट का रिप्रेजेंटेशन होता है। तो ये क्या बताता है कि बाइट बताता है लेंथ ऑफ डाटाग्राम इन बाइट्स। जैसे सपोज करो मैंने 0
111 और बाकी इधर सारी जीरो है 16 तक। तो ये यदि ऐसा बता दिया तो इसका मीनिंग क्या है, 7 बाइट का डाटाग्राम का साइज है, 7 बाइट का। ठीक है, तो इसके अंदर हेडर भी आ जाता है और डाटा भी आ जाता है, सब आ जाते हैं। टाइम टू लिव ये है कि इनफाइनाइट लूप में बचाने के लिए ये यूज़ होता है कि कोई डाटाग्राम कितनी देर तक सेंड करने की उसको ट्राई होती रहेगी, कितनी देर तक उसको ट्राई किया जाएगा सेंड करने के लिए। तो इससे अनलिमिटेड जो लूप है उसके अंदर फंसने से बच जाता है। तो इसमें टाइम दिया होता है 8 बिट्स के का, ये होता है कि कितनी देर तक इसको ट्रांसमिट करने की कोशिश की जाएगी। व्हेन TTL इज इक्वल 0 रूटर डिस्कार्ड द डाटाग्राम, जब ये 0 हो जाता है तो वो उसको डिस्कार्ड कर देता है। प्रोटोकॉल, कौन सा प्रोटोकॉल यूज होगा वो इस 8 बिट में बताया जाता है कि कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होना है। इसमें जैसे TCP का और इनके अपने कोड है तो ये बताया जाएगा कि ये 6 है, ये 17 इसका कोड है। तो ये जो कोड्स हैं वो यहाँ 8 बिट के अंदर रिप्रेजेंट होते हैं और इससे क्या होगा कि ये पता लग जाएगा कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ किया जा रहा है। प्रोटोकॉल नंबर्स एडमिनिस्टर्ड बाय द सेंट्रल अथॉरिटी टू गारंटी द एग्रीमेंट। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जब भी कोई प्रोटोकॉल होता है तो वो प्रोटोकॉल सेंडर को, रिसीवर को और उसके रास्ते में जो भी आएंगे उन सबको वो प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है। यदि वो प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करेंगे तो वो अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचेंगे, वो उसको पहुंचाना पॉसिबल नहीं होगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, यदि मैं एक लेटर लिखता हूँ, उस लेटर का जो लैंग्वेज है, उस लेटर के ऊपर जो एड्रेस लिखता हूँ, यदि मैंने वो चाइनीज़ में लिख दिया सपोज करो, और यहाँ से जब मैंने भेजा तब तो हो सकता है वहाँ पे चाइनीज़ उसको आती हो पोस्टमैन को सपोज करो, लेकिन उससे आगे के स्टेजेस के ऊपर उनको चाइनीज़ नहीं आती। तो क्या होगा, क्या वो डेस्टिनेशन में पहुँचेगा? अब डेस्टिनेशन में जो बंदा बैठा है उसको भी चाइनीज़ आती है, लेकिन बीच के जो स्टेजेस हैं उनको चाइनीज़ नहीं आती। तो क्या है कि सभी स्टेजेस के ऊपर, इनिशियल स्टेज से लेके फाइनल स्टेज तक जो बीच में स्टेज आएंगे उन सबको चाइनीज आनी चाहिए, तभी वो उसको समझ पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही आपकी कोई भी लैंग्वेज का एग्जांपल ले सकते हो। सेम वे जब आप प्रोटोकॉल की बात करोगे तो सेम रूल्स फॉलो करने चाहिए। ट्रांसमीटर भी सेम रूल फॉलो करेगा, सेंडर भी सेम रूल फॉलो करेगा। सेम रूल फॉलो करेंगे तब तो वो डाटा प्रॉपरली ट्रांसमिट हो जाएगा, अदरवाइज वो नहीं हो पाएगा। सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, जब आप ये तो ऑब्वियस सी बात है कि अब तक हम जितना भी प्रोटोकॉल्स पढ़ते आए वहाँ पे सोर्स और डेस्टिनेशन का एड्रेस तो आया ही है कि किसके पास से आया और किसके पास जाना है। उसके बाद क्या है, वेरिएबल लेंथ का होता है नेक्स्ट ऑप्शन जो दिया हुआ है। ये मेनली यूज टू रिकॉर्ड ए रूट को रिकॉर्ड करने के लिए या टाइम स्टैम्प के लिए, कि जो भी आप डाटा भेज रहे हो उसके साथ एज ए टाइम स्टैम्प कि किस टाइम पे भेजा गया था, या स्पेसिफाई रूटिंग को स्पेसिफाई करने के लिए यूज़ होता है। ये हमने यहाँ ये टॉपिक ख़त्म होता है आईपी प्रोटोकॉल का। तो हमने इस लेक्चर के अंदर 2 टॉपिक स्टडी किए, रूटिंग या राउटर्स, और उसके बाद दूसरा है आईपी प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। थैंक यू वेरी मच।